इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये हमारा एक डाइपोल है। इसके बीच का सेपरेशन 12, ये हमारा मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से एक पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा पे पी एक पॉइंट, इसी पी पॉइंट पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। कंसीडर ए डाइपोल having dipole moment P equal Q into 12. We have to calculate electric field at any point P as shown in figure. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा भी था वो आर और थीटा दोनों का फंक्शन था। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे। रेडियल कंपोनेंट का मतलब हम आर को वेरी करेंगे, थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, और जब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे तो आर को कांस्टेंट रखेंगे, थीटा वेरी कराएंगे। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट मिलेगा, एक रेडियल कंपोनेंट, दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। नाउ यूजिंग ए रिलेशन E इक्वल माइनस dV/dr, इस रिलेशन का हम लोग यूज करें, और यूज करने का मतलब है कि तब लिखेंगे कि रेडियल कंपोनेंट
रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल कंपोनेंट निकालने के लिए अब आप क्या कीजिए, थीटा को फिक्स कीजिए। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में स्लाइट मूवमेंट की बात करें और इसको P1 बोले। इस P पॉइंट को आगे की तरफ हम लोग थोड़ा सा स्लाइड कराए, इस पॉइंट को P1 बोले, मीन्स इस डायरेक्शन में। इस लेंथ को आप dr बोल सकते हैं, इस लेंथ को आप dr बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा dr होगा, मतलब P1 का वैल्यू dr, इस P1 का वैल्यू हमारा कितना है भाई, dr है। देखो थीटा को फिक्स रखे हुए हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे ER इक्वल माइनस dV बाई P1। ER का वैल्यू माइनस V का वैल्यू हम जस्ट निकाले थे, आपको याद होगा 1/4πε0 P cos थीटा बाई R स्क्वायर। और ये P1 को आप dr लिख सकते हैं। ER इक्वल, यहां पे R वेरी करेगा, थीटा कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, माइनस 1/4πε0 P cos थीटा बाहर निकल जाएगा। ये बचेगा D 1/R स्क्वायर dr। इसको आप करेंगे ER इक्वल माइनस 1/4πε0 P cos थीटा D R पावर -2 dr। यहां पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, dx टू द पावर n dx रहता है, तो इसको हम लिखते हैं nx n-1। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा ER इक्वल माइनस 1/4πε0 P cos थीटा इंटू कितना होगा भाई, तो हो जाएगा -2R -2 -1। सिंप्लीफाई करोगे तो ER का वैल्यू आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/4πε0 2P cos थीटा 2P cos थीटा बाई, ये जाएगा पावर R3, नीचे हो जाएगा पावर R3। ये हमारा रेडियल कंपोनेंट निकला। अब जब रेडियल कंपोनेंट निकल गया, अब आप देखिए कि V के फॉर्मूले में एक थीटा दूसरा R है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि R को फिक्स करके थीटा को हम लोग वेरी कराएंगे। तो जब थीटा को वेरी कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा मुझे वो टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलेगा। कहने का सिंपल मतलब है कि हम इस OP लाइन को, थीटा जो अभी एंगुलर पोजीशन थीटा पे है, इसको हम D थीटा से चेंज किए। तो D थीटा से चेंज किए
तो मान लो कि जो P पॉइंट है वो P पॉइंट कहीं इधर आ चुका, ये P पॉइंट कहीं इधर आ चुका, तो इधर आ चुका तो हम देख सकते हैं इसको, आप अगर यहाँ से लाइन ज्वाइन करो, चूँकि ये भी लाइन शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट किया का मतलब ये है कि ये आपका अब जो न्यू एंगुलर पोजीशन बनेगा वो थीटा, और इसको अगर हम लोग बोल दें डी थीटा, तो थीटा प्लस डी थीटा, और ये P पॉइंट इस तरह से शिफ्ट किया। इस कंपोनेंट को हम नाम दे दें ई थीटा, और इसको हम बोल दें जो P जो गया है वो इसको हम लोग बोल दें P2। तब न्यू जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे रेडियल कंपोनेंट का, वो रेडियल कंपोनेंट का एक्सप्रेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए लिखेंगे कीपिंग R to be constant and theta changes. Therefore, tangential component of electric field, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप लिख सकते ई थीटा, और ई थीटा के लिए हम लोग यूज कर लेंगे ई थीटा इक्वल माइनस डी वी बाई PP2, और PP2 के बदले आप PP2 के बदले आप लिख सकते हैं, सिंस आप जानते हैं एंगल इक्वल आर्क बाई रेडियस, ये डी थीटा इक्वल PP2 बाई आर, इसका मतलब कि PP2 जो हो जाएगा वो आर डी थीटा होगा। PP2 के बदले हम लोग आर डी थीटा यूज कर सकते हैं, और तब लिख सकते हैं ई थीटा इक्वल माइनस डी बी बाई आर डी थीटा। यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग फिर यूज करेंगे, जो पहले निकाल चुके हैं। ये v का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ई थीटा इक्वल माइनस डी, भी के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी थीटा। या पार्शियल डेरिवेटिव की बात होती है, तो आप देखिए कि क्या हमारा कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये P कांस्टेंट है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ई थीटा इक्वल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, P बाई आर स्क्वायर, और ये माइनस साइन रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका भाई? कॉस थीटा का बाई डी थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशियल जानते हैं आप, होता है माइनस साइन थीटा,
माइनस साइन थीटा, तो ई थीटा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर इंटू, एक मिनट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा। इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा का, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तब इसको लिख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, ई थीटा इक्वल 1 सॉरी आर छूट चुका है, आर डी थीटा। देखिए P2 के बदले आर डी थीटा यूज करना था, तो आर हमारा छूट गया था, आर डी थीटा का मतलब यहाँ पे, और ये आर हमेशा हर जगह रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब साइन थीटा। ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये हमारा रेडियल कंपोनेंट। अब देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जो कि हमारा रेडियल कंपोनेंट है और ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब कि इसके हेड पे इसके टेल को रखें, तो अगर रखोगे तो इस तरह का कुछ बात बनेगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट का मतलब इस तरीके का, और तब ये हमारा ई थीटा यहाँ पे आ गया जो यहाँ था, क्योंकि वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए टेल हेड, और तब हमारा ये जो होगा, ये चीज़ ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यही रिजल्टेंट होगा, वो ई कहलाएगा। तो जो ई है हमारा, ई निकाल लेंगे, और ई निकालने के लिए वेक्टर का यूज करेंगे एडिशन का। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट R बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी हम लोग उसी का यूज करेंगे और लिखेंगे ER का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ER इंटू ई थीटा कॉस ER और रेडियल ऐसा, टेंजेंशियल ऐसा, रेडियस और टेंजेंट के बीच आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी रेडियल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और फिर मुझे इसका स्क्वायर रूट करना होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये cos 90 जीरो हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो, ये सिर्फ बचेगा ER का स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ई का रेडियल कंपोनेंट जो है वो मुझे मालूम है, और यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये रेडियल कंपोनेंट का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके थे, इसको मैं यहाँ पुट किया, और टेंजेंशियल कंपोनेंट का वैल्यू यहाँ पे निकाला, हम इसको यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब साइन थीटा होल स्क्वायर,
और इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो देखो भाई 1/4πε0 पी बटा आर क्यू यहाँ भी है और 1/4πε0 पी बटा आर क्यू यहाँ भी है, ये बाहर निकल जाएगा और तब आप लिख सकते E इक्वल 1/4πε0 पी बटा आर क्यूब। ये चूंकि स्क्वायर होगा यहाँ भी और यहाँ भी स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक कॉस स्क्वायर इससे ले लेंगे इसके साथ, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0 पी बटा आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और तब इसको ई का लिख सकते हैं आप वैल्यू 1/4πε0 पी बटा आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेट आएगा डाइपोल की वजह से। अब इसमें बढ़े आगे, इसमें 2 स्पेशल केस है फिर। कहाँ पे? जब ये पी पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो और दूसरा जब ये पी पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करे। ये दोनों स्पेशल केस को हम लोग फिर यहाँ देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बात और, हमने तो ई का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, थोड़ा डायरेक्शन की भी बात कर लें। यहाँ पे ई का डायरेक्शन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। मान लेंगे लेट E मेकिंग एन एंगल, इसको अल्फा मान लो इसको, और तब निकाल लेंगे tan अल्फा। ये अल्फा मान लेते हैं इसको अल्फा। तो ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल, इसको लोग अल्फा मान लें, इसको, इस एंगल को, तो आप लिख सकते हैं ई मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ ई आर रेडियल कंपोनेंट के साथ। तब tan अल्फा निकाल लेंगे, tan अल्फा इक्वल इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, सीधा लिखेंगे ई थीटा बाई ई आर, और tan अल्फा इक्वल ई थीटा का वैल्यू, ई थीटा का वैल्यू मुझे मालूम था और वो कितना है 1/4πε0 पी साइन थीटा बाई आर क्यूब डिवाइड बाई रेडियल कंपोनेंट 1/4πε0 2p कॉस थीटा बाई आर क्यूब। ये कटेगा और कट कर करके ये बच जाएगा tan अल्फा इक्वल
ये आर क्यू कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, ये आएगा आपको हाफ टेन थीटा, हाफ टेन थीटा, अल्फा इक्वल टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। ये आपका डायरेक्शन निकल चुका, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग दो स्पेशल केस देखेंगे। दो स्पेशल केस, जब पॉइंट P कहाँ पे होगा, जब ये पॉइंट P इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोएड ऑन साइड पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले या ब्रोएड ऑन साइड पोजीशन, बात हमारा बराबर है। और दूसरा, जब ये P पॉइंट इस एक्सिस के लॉन्ग इधर या इधर कहीं आए, उसके लिए स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, ब्रोएड ऑन साइड पोजीशन। इसका मतलब कि दैट इज पॉइंट P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस केस में थीटा हमारा 90 डिग्री होगा और तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा 1 यहाँ से हम लोग देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर, और ये थीटा के बदले 90 डिग्री। ए का वैल्यू ये 90 डिग्री 0, ये ओनली हो जाएगा ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये हमारा ब्रोएड ऑन साइड पोजीशन, मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ई का वैल्यू निकल जाएगा। अब दूसरा केस है, जब P पॉइंट एक्सिस पे लाई करे। केस सेकंड, केस सेकंड, व्हेन, इसको बोलते हैं हम लोग इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन, दैट इज पॉइंट P lies along the axis of the dipole। जब एक्सिस पे लाई करेगा तब ये थीटा जो होगा वो 90, थीटा 0 हमारा होगा। ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर 0। cos 0 का वैल्यू 1, आप लिख सकते ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ 1 + 3, 1 + 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी ई का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। ये इन डाउन पोजीशन करने का मतलब इधर कहीं ई का वैल्यू इस तरीके का आएगा। तो हम लोग दोनों केस निकाल लिया, एक तो कि ब्रोएड ऑन साइड पे और दूसरा एक्सिस पे। ब्रोएड ऑन साइड के लिए हमारा
P/r³ और इन डाउन पोजीशन के लिए 2P/r³। अंतर यही है, बाकी सारा चीज सेम है। हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, हम थोड़ा सा उसको सीख लें, उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। और गॉस थ्योरम पढ़ने का जो पर्पस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक, वो कूलम्स लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन आ रहा था। हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही कम जाएगा और बहुत ही आसानी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते। मीन्स गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक मेथड है, लेकिन गॉस थ्योरम और कूलम्स लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कूलम्स लॉ से आप ईच एंड एवरी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ का यूज करके हम लोग हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो सर्टेन सिचुएशंस के लिए ही एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो